फिल्म की शुरुआत होती है एक बेहद हेवी वॉइस ओवर से। स्टेला की आवाज दर्द में डूबी हुई, लेकिन अंदर से किसी आग से भरी। वो कहती है कि उसने कभी नहीं चाही थी ये लड़ाई। वो बस यही चाहती थी कि दुनिया को पता चले बैरो में क्या हुआ था। 98 लोग, मर्द, औरतें, बच्चे और उसका अपना पति वैम्पायर्स के हाथों मारा गया, और किसी ने नहीं माना। स्क्रीन पर बैरो फिर से बना हुआ नजर आता है। नई बिल्डिंग्स, नई जिंदगी। सरकार ने ऑफिशियली कहा था कि एक फॉल्टी पाइपलाइन से ऑयल एक्सप्लोजन हुई थी जिसमें 98 लोग मरे, पर असलियत ये थी कि वैम्पायर्स ने अंत में शहर को आग लगा दी थी, एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए। स्टेला का कहना था शहर रीबिल्ड हुआ, जिंदगी आगे बढ़ी, लेकिन उसके लिए वो पहले ही मर चुकी थी। ये लाइंस बहुत कम सेकंड्स में बोली जाती हैं, लेकिन जो हैवीनेस क्रिएट होती है वो पूरी फिल्म पर छाई रहती है। ये किसी एक्शन फिल्म का ओपनिंग सीन नहीं था, ये एक ब्रोकन इंसान की डायरी एंट्री थी। फिल्म का पहला मेजर सीन लॉस एंजलिस के एक बड़े ऑडिटोरियम में था। स्टेला यहाँ एक पब्लिक सेमिनार दे रही थी। कोई नई बात नहीं थी ये, पिछले 10 महीनों से वो देश देश घूमती आ रही है। हर शहर में जाना, स्टेज पर खड़ी होना, लोगों को वैम्पायर्स की रियलिटी बताना, लेकिन कोई नहीं मानता उसकी बात को। इससे पहले एक सीन आता है। स्टेला रात को झटके से उठती है। उसे हर रात नाइटमेयर्स आते हैं। वहां पर हम एक नोट देखते हैं, उसमें लिखा था कि वो लॉस एंजलिस में है। ये किसी डेन नाम के शख्स ने भेजा था, इसीलिए वो लॉस एंजलिस आई थी। सेमिनार में वो कहानी सुनाती है। वो फॉल्टी पाइपलाइन नहीं थी। बैरो में जब 30 दिनों के लिए सूरज डूबा, एक पूरे वैम्पायर क्लैन ने शहर पर हमला कर दिया। हॉल में बैठे लोग हंसने लगे, जोक करने लगे। स्टेला बिल्कुल अनफेज्ड थी। उसने कहा, ये ठीक है, लोग हमेशा हंसते हैं, लेकिन आज की रात अलग होगी। और यहाँ उसका असली प्लान रिवील हुआ। उसने ऑडिटोरियम की छत में 3 सनमैक्स अल्ट्रावायलेट लाइट्स सीक्रेटली इंस्टॉल करवाई थी। हर एक उतनी ही पावरफुल थी जितनी दोपहर की सूरज की रोशनी। उसे पता था कि उसके सेमिनार में कुछ वैम्पायर्स भी आते हैं, उस पर नजर रखने। उसने वैम्पायर्स को एक लास्ट चांस दिया, अगर कोई हो तो खड़ा हो जाए। पर कोई खड़ा नहीं हुआ, तो उसने छत की लाइट्स जला दी। 2 वैम्पायर्स जो ह्यूमन डिस्गाइज में बैठे थे जलने लगे। ये देख बाकी लोग भागने लगे, और स्टेला वो बिल्कुल शांत चेहरे से बाहर निकल गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये सीन जेन्युइनली जबरदस्त था। वो जैसे ही बिल्डिंग के बाहर आई, पुलिस और FBI एजेंट ने स्टेला को पकड़ लिया। एजेंट नॉरिस उसे एक रूम में ले गया। ये आदमी पहले ही सस्पिशियस लग रहा था, बार बार खांस रहा था, जैसे बहुत बीमार हो। उसने कहा कि जो लोगों ने देखा वो सब एक बीमार, ट्रॉमेटाइज्ड औरत का केयरफुली प्लान्ड स्टंट था। PTSD, ग्रीफ, इन चीजों से उसका दिमाग खराब हो गया है, यही उसने न्यूज में बताया है। फिर उसने स्टेला को खुलकर बताया कि अगर उसकी मर्जी होती तो वो उसे अपने हाथों से दफना देता, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि इससे उसे और ज्यादा अटेंशन मिलती। और वो लोग कौन है? स्टेला ने पूछा। नॉरिस ने जवाब नहीं दिया, बस इतना बताया कि बॉडीज इंसिनरेटर में जला दी गई हैं। कोई एविडेंस नहीं, कोई नहीं मानेगा तुम्हारी बात को। इसके बाद स्टेला जब मोटेल रूम में वापस आई तो वहां पहले से 3 अजनबी बैठे थे। स्टेला घबरा गई, पर उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। एक था पॉल, एक मिडिल एज्ड आदमी, ग्रुप का दे फैक्टो लीडर। एक था टॉड, काल्म और मेथोडिकल। और एम्बर थी, एक लड़की जो हर सिचुएशन में अग्रेसिव रिएक्ट करती थी। तीनों को भेजा था डेन ने, वही डेन जिसने स्टेला को यहाँ बुलाया था। इन तीनों के ही अपनों को वैम्पायर्स ने मार डाला था, जैसे पॉल की बेटी को घर में, टॉड के पेरेंट्स को टुल्सा के फार्म पर, और एम्बर की फियांसे को न्यू ऑर्लिन्स में। सबकी एक जैसी स्टोरी थी। पुलिस ने नहीं माना, फैमिली ने नहीं माना, गवर्नमेंट ने नहीं माना, जैसे वो UFOs और बिगफुट की बात कर रहे हो। इसीलिए पिछले 2 सालों से ये तीनों वैम्पायर हंटिंग कर रहे हैं। उन्होंने स्टेला को ज्वाइन करने का ऑफर दिया। स्टेला का जवाब शार्प था, यू डोंट हंट देम, दे हंट यू। एम्बर को कंफर्म हो गया कि स्टेला उनके लिए खतरनाक साबित होगी। वो गुस्से में रूम से बाहर निकल गई। पॉल उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। हम जानते हैं रात को अचानक उठना कैसा लगता है, हम तुम्हें वो एंड करने का चांस दे रहे हैं। तभी एम्बर दौड़ती हुई वापस आई। उसने एक वैम्पायर को बाहर देखा जो छत से कूदकर नीचे आया। पॉल, टॉड और एम्बर तीनों ने क्विकली पोजीशन ली। वैम्पायर जैसे ही डोर से घुसने की कोशिश करने लगा, उन्होंने उसे पिन कर दिया और उसका सिर उड़ा दिया। स्टेला ने ये सब देखा। कुछ शिफ्ट हुआ उसके अंदर। ये लोग जानते हैं कि वैम्पायर से कैसे डील करना है। वो डेन से मिलने के लिए तैयार हो गई। कार में जाते हुए पॉल ने एक्सप्लेन किया, एजेंट नॉरिस एक बग ईटर है, एक ह्यूमन जो वैम्पायर्स की लॉयल्टी में काम करता है, इस उम्मीद में कि एक दिन उसे इमॉर्टैलिटी मिलेगी। ऐसे वॉनबीज हर जगह थे, गवर्नमेंट में, मीडिया में, पुलिस में। और जिस वैम्पायर क्वीन के लिए ये सब काम करते हैं उसका नाम था लिलिथ।
पॉल ने बताया कि पहली फिल्म में जो वैम्पायर लीडर था उसे लिलिथ ने ही भेजा था, मतलब पूरे वैम्पायर नेटवर्क को वही ऑर्केस्ट्रेट करती थी। उसकी परमिशन के बिना एक भी मूव नहीं होता था। यहाँ फिल्म ने लिलिथ का फर्स्ट प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया और हॉनेस्टली ये सीन फिल्म का सबसे विजुअली स्ट्राइकिंग मोमेंट था। लिलिथ एक चैम्बर में ब्लड बाथ में नहा रही थी। पूरा रूम डार्क स्टील और पाइप से बना था। उसके साइड में सर्वेंट्स थे, वो काम थी। जैसे एक क्वीन अपने थ्रोन पर बैठती है वैसे ही वो अपने ब्लड बाथ में बैठी थी। एजेंट नॉरिस रिपोर्ट देने आया। वो खांस रहा था। लिलिथ जानना चाहती थी स्टेला के बारे में। नॉरिस ने कहा कि उसने उसे डरा दिया है, अब तक वो बैरो वापस जा चुकी होगी। लिलिथ को बिलीव नहीं हुआ। उसके एक बॉडीगार्ड ने नॉरिस को हेडबट मार दिया। ये लिलिथ की मैनेजमेंट स्टाइल थी, रिजल्ट्स चाहिए, एक्सक्यूजेस नहीं। इधर ग्रुप डेन के घर पहुंचा। लाइट्स जली और स्टेला फ्रीज हो गई। डेन एक वैम्पायर था। स्टेला ने तुरंत गन निकालकर उस पर पॉइंट कर दी। पॉल ने उसे रोका। ही इज नॉट लाइक द अदर्स। डेन ने खुद एक्सप्लेन किया, जब वो इन्फेक्टेड हुआ था वुंड बहुत सुपरफिशियल था। वायरस उसके सिस्टम में कंप्लीटली स्प्रेड नहीं हुआ और अपनी विल पावर से इन सालों में उसने अपनी ह्यूमैनिटी का एक हिस्सा होल्ड कर रखा था। वो ब्लड बैग्स पर सरवाइव करता था। फ्रिज में अलग अलग ब्लड टाइप स्टोर थे। स्टेला को ये इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन डेन के पास एक प्लान था। उसने एक मैप निकाला। लॉस एंजलिस के नीचे एक पुराना सर्विस टनल नेटवर्क है जो 1970 के अर्थक्वेक के बाद अबैंडन हो चुका है। लिलिथ ने उसे अपना नेस्ट बना लिया था। वहां 70 से ज्यादा वैम्पायर्स हो सकते थे और एंट्रेंस सिर्फ एक ही ओपन था। प्लान सिंपल था, दिन में जाओ, लिलिथ को ढूंढो, उसे किल करो। दिन होने की वजह से डेन साथ नहीं आ सकता था। अगले दिन ग्रुप टनल्स में उतरा। संकरे रास्ते, हर तरफ सिर्फ चूहों की आवाजें। वो आगे गए तो वहां एक सर कटे आदमी को लटकाया हुआ देखा। एम्बर यहाँ पैनिक कर गई। उसने कहा, हम ऐसे काम नहीं करते, हम उजाले से बहुत दूर आ गए हैं। तभी उनके पीछे एक वैम्पायर आ गई। तभी अटैक हुआ। अंधेरे में से वैम्पायर्स हर तरफ से आने लगे और इसी कंफ्यूजन में एक वैम्पायर ने टॉड को बाइट कर लिया। उन्होंने टॉड को खींचा और एक मेटल डोर वाले रूम में सब घुस गए। वो अभी के लिए सेफ थे, पर टॉड को बाइट कर लिया गया था। सब जानते थे अब क्या होगा। वैम्पायर बाइट के बाद ट्रांसफॉर्मेशन बहुत फास्ट होती थी। टॉड खुद भी जानता था। वो शांत था। उसने पॉल से कहा, उसे किल कर दो। पॉल ने नाइफ उठाया, पर उसके हाथ कांपने लगे। ये टॉड था, उसका साथी, उसका फ्रेंड। वो 2 साल से साथ थे। पॉल ने नाइफ गिरा दिया। उसने टॉड से कहा, फाइट करने को, होल्ड ऑन करने को। डेन ने होल्ड किया। तुम भी कर सकते हो। टॉड ने ट्राई किया, जेन्युइनली ट्राई किया। ट्रांसफॉर्मेशन उसे कंज्यूम कर रही थी। तभी स्टेला ने पास ही के एक पत्थर से टॉड के सिर को क्रश कर दिया। स्टेला ने पॉल से कहा, मुझे लगा कि तुम ये पहले भी कर चुके हो। पॉल ने कहा, किया है, लेकिन अपने लोगों के साथ नहीं। स्टेला ने कहा, तो फिर इसकी आदत डाल लो। ये लाइन छोटी थी, लेकिन यही सर्वाइवल का तरीका था। फील करो और आगे बढ़ो। रूम में सिचुएशन ये थी कि गन में एमो कम थी और एक मेंबर भी अब कम हो चुका था। स्टेला ने प्लान बनाया कि रात का इंतजार करते हैं, जब वैम्पायर शिकार पर जाएंगे तब हम निकलेंगे। एम्बर के लिए ये मेंटली इम्पॉसिबल था। उसने टॉड की डेथ का ब्लेम सीधे स्टेला पर डाल दिया। सब कुछ ठीक था जब तक तुम यहाँ नहीं आई थी। स्टेला ने कहा, शांत रहो ताकि और कोई न मरे। एम्बर ने गन निकाली, स्टेला पर पॉइंट कर दी और स्टेला ने जो कहा वो इस पूरे सीन का सबसे डार्क मोमेंट था। यूड बी डूइंग मी अ फेवर। स्टेला के लिए डेथ कोई थ्रेट नहीं था। वो उस एज पर थी जहां जीने की परवाह नहीं बची थी। इसके बाद रात में धीरे धीरे वैम्पायर शिकार पर निकल गए। पॉल ने पीफोल से देखा तो बाहर डेन खड़ा था। उसने किसी तरह अपनी वैम्पायर स्पीड और सेंसेस से टनल्स में घुसकर उन्हें फाइंड कर लिया था। डेन ने क्वाइटली ग्रुप को लीड किया। रास्ते में एक वैम्पायर मिला। ग्रुप ने उसे शूट किया, लेकिन वो सिर्फ इंजर हुआ। यहाँ स्टेला ने एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लिया। उसे मारने के बजाय उन्होंने उसे कैप्चर कर लिया, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। यूवी लाइट वैम्पायर्स की सबसे बड़ी वीकनेस थी। इंजर्ड वैम्पायर को उससे बर्न किया गया, लेकिन वो बोला नहीं। क्वीन के लिए मरना उसे एक्सेप्ट था। फिर डेन आगे आया। उसने उसे प्यार से समझाया कि अगर तुम हमें कुछ जानकारी दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। वैम्पायर उसकी बात मान गया। उसने बताया, एक और फीस्ट होने वाली है, वहां जहां सनराइज नहीं होता, जहां अगला सनसेट 3 दिन बाद होगा। स्टेला को तुरंत समझ आ गया, ये बैरो या उसके जैसा कोई आर्कटिक टाउन होगा। वैम्पायर्स फिर से वही अटैक करने वाले थे जो बैरो में हुआ था, और स्टेला के पास सिर्फ 3 दिन थे। ये रेवलेशन फिल्म का टर्निंग पॉइंट था। स्टेला का एंगर और ग्रीफ अब सिर्फ रिवेंज के लिए नहीं था, अब सैकड़ों जिंदगियां बचानी थी। डेन ने कहा, उस वैम्पायर को फ्री कर दो। उन्होंने उसे छोड़ दिया, फिर उसका पीछा किया। उन्हें लगा वो उन्हें लिलिथ तक ले जाएगा, लेकिन वो एक पुराने वेयरहाउस में चला गया जो उनका एक और सीक्रेट अड्डा था। पर वो अभी अंदर नहीं गए।
उन्होंने सुबह होने का इंतजार किया। सुबह होते ही उन्होंने बाहर एक बम लगाया और उसके बाद अंदर गए। वेयरहाउस में लोग बंधे हुए थे जिनका खून निकाला जा चुका था। उनमें से एक लड़की जेनिफर अभी भी जिंदा थी। उसे रेस्क्यू करने की कोशिश में सब कुछ गड़बड़ हो गया। वैम्पायर्स ने उन पर अटैक कर दिया। उसी भाग दौड़ में एम्बर के हाथ से डेटोनेटर गिर गया। वैम्पायर्स के उन्हें मारने से पहले स्टेला ने गन से छत में होल्स बनाए जिससे सनलाइट अंदर आ गई। सनलाइट से डरकर वैम्पायर्स पीछे हट गए। मौका देखकर स्टेला ने डेटोनेटर के लिए डाइव लगाई और जल्दी से बटन प्रेस कर दिया। जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। सनलाइट और ब्लास्ट की वजह से वैम्पायर्स राख बन गए। फाइट के बाद जेनिफर को डेन के ठिकाने पर लाया गया, लेकिन एक साइड सीन था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। एजेंट नॉरिस लिलिथ के पास गया। वो बहुत बीमार था। मरने के कगार पर उसने लिलिथ से रिक्वेस्ट की कि उसे वैम्पायर बना दिया जाए। लिलिथ ने उसे एक ग्रूसम टेस्ट दिया, एक लड़की के शरीर से खून पीना और उसे मार देना। नॉरिस ने वैसा ही किया। वो पास हो गया। लिलिथ ने अपनी रिस्ट काटी। नॉरिस ने उसका ब्लड पिया। नॉरिस अब एक फुल वैम्पायर बन चुका था और ये हीरोज के लिए बहुत बुरी खबर थी। इधर जेनिफर से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उसे शिप पर किडनैप किया गया था। वहाँ बहुत सारी बॉडीज थीं। कुछ लोगों को किनारे पर ले जाया जाता था उनका ब्लड ड्रेन करने के लिए। और लिलिथ, वो उसी शिप पर थी। तभी नॉरिस डेन के ठिकाने पर आया। उसने सबसे पहले डेन को मार दिया। ये देख ग्रुप बैक डोर से भाग गया। जेनिफर को कार में बिठाकर सेफली भेज दिया गया। स्टेला पॉल और एम्बर शिप की तरफ चले गए। जेनिफर की डिस्क्रिप्शन से उन्होंने उस शिप को आइडेंटिफाई कर लिया। वो शिप के अंदर घुसे और जो उन्होंने देखा वो स्टमक चर्निंग था। वैम्पायर्स एक जली हुई बॉडी पर ब्लड डाल रहे थे। कुछ ही सेकंड्स में वो बॉडी हील होकर वापस जिंदा हो गई। इन्हें बर्न करना इनफ नहीं था। जब तक इनका सिर न काट दिया जाए तब तक ये मरते नहीं थे। और तभी शिप के इंजन शुरू हो गए। शिप मूव करने लगी। एम्बर ने कहा वापस चलो। स्टेला ने कहा नहीं, अगर ये शिप आर्कटिक सर्कल पहुंची तो सैकड़ों लोग मरेंगे। पॉल ने अग्री किया। वो शिप पर ही रुकेंगे। वो आगे गए तो उन्होंने देखा कि स्टेनलेस स्टील सिंक्स में बॉडीज ड्रेन हो रही थी। मीट हुक से बॉडीज लटक रही थी। कुछ अभी भी जिंदा थे। वो लोग शिप के नेविगेशन रूम में गए। कैप्टन की पीठ उनकी तरफ थी। वो टर्न हुआ। वो वैम्पायर नहीं था, एक डरा हुआ ब्रोकन इंसान था। शिप अलास्का के टाउन वेनराइट की तरफ जा रही थी। स्टेला ने शिप को वापस मोड़ने को कहा। कैप्टन ने कहा नहीं कर सकता, वैम्पायर्स के पास मेरी फैमिली है। और तभी एम्बर को एक वैम्पायर ने पकड़ लिया। इसी दौरान उसकी गन फायर हो गई। गोली कैप्टन को लगी। कैप्टन मर गया। अब शिप मोड़ने वाला कोई नहीं रहा। वो दोनों एम्बर को बचाने गए, लेकिन वैम्पायर ने एम्बर को बुरी तरह घायल कर दिया था। वो बेयरली कॉन्शियस थी। उसने खुद कहा उसे किल कर दो। इस बार कोई हेजिटेट नहीं हुआ। उसे मर्सी के तौर पर फ्री कर दिया गया। तभी वो वैम्पायर से घिर गए। साथ में लिलिथ भी आ गई। उसने इनका खून निकालने का ऑर्डर दिया। नॉरिस ने स्टेला और पॉल को सीलिंग हुक्स पर लटका दिया। पॉल की आर्म काट दी। ब्लड ड्रेन होना शुरू हो गया। जब वो स्टेला के पास गया तब तक स्टेला ने अपना एक हाथ छुड़ा लिया था। उसने एक लेग किक मारी और नॉरिस के कंट्रोल से छूट गई। स्टेला ने मीट हुक नॉरिस की आंख में घुसा दिया। उसके बाद स्टेला ने वॉल से फायर एक्स उठाई और नॉरिस का सिर काट दिया। स्टेला ने पॉल को फ्री किया। दोनों अब नेविगेशन रूम की तरफ दौड़े। नेविगेशन रूम में दोनों खड़े थे। उन्हें शिप कंट्रोल करने का कोई आइडिया नहीं था, तो उन्होंने सब तोड़ दिया। एक मोमेंट आया जब शिप स्लो होने लगी और तभी लिलिथ आ गई। एक ही झटके में उसने पॉल को किल कर दिया। ये देख स्टेला घबरा गई। वो भागने लगी। उनके बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया। भागते भागते स्टेला लिलिथ के ब्लड बाथ के रूम में पहुंची और वहीं छुप गई। कुछ देर बाद लिलिथ भी वहां आ गई। उसने पूरे रूम को ध्यान से देखा। फिर उसकी नजर ब्लड से भरे बाथ टब पर पड़ी। ऊपर से खून की बूंदें टपक रही थीं। लिलिथ ने ऊपर देखा और मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसे लगा कि स्टेला पाइप्स में छुपी हुई है। लेकिन अगले ही पल स्टेला अचानक बाथटब से बाहर निकली और एक ही झटके में उसने लिलिथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। वैम्पायर क्वीन वहीं मारी गई। रूम में सन्नाटा छा गया। तभी बाकी वैम्पायर्स वहां आ गए। उन्होंने अपनी क्वीन लिलिथ की लाश देखी। उसका सिर धड़ से अलग था। उनकी सबसे ताकतवर लीडर अब मर चुकी थी। स्टेला उनके सामने खड़ी थी, खून से लथपथ, मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी, लेकिन किसी वैम्पायर ने उस पर हमला नहीं किया। सब उसके रास्ते से हट गए और उसे जाने दिया। शायद अपनी क्वीन को मारने वाले के लिए उनके मन में कोई अजीब सा सम्मान था, या फिर लीडर के बिना वो पूरी तरह बिखर चुके थे। जो भी वजह थी, स्टेला वहां से जिंदा निकल गई। शिप पर एक रेडियो रखा था। यूएस कोस्ट गार्ड बार बार संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। स्टेला रुक गई। एक पल के लिए उसने सोचा कि वो रेडियो का जवाब न दे, शिप को अंधेरे समंदर में बहने दे और खुद भी उसी अंतहीन अंधेरे में खो जाए। लेकिन आखिरकार उसने रेडियो उठा लिया। कुछ समय बाद कोस्ट गार्ड वहां पहुंच गई, लेकिन स्टेला के मुताबिक वहां जो कुछ मिला उसकी खबर कभी दुनिया तक नहीं पहुंची। वैम्पायर्स का जाल कितना बड़ा था।
कोस्ट गार्ड ने क्या देखा, ये सब हमेशा के लिए छिपा दिया गया। न कोई रिपोर्ट आई, न कोई खुली जांच हुई। इसके बाद स्टेला ने फैसला किया कि उसे ऐसे और लोगों को ढूंढना होगा जिन्होंने वैम्पायर्स का सामना किया हो, लेकिन एक नाम उसके दिमाग में पहले से था। इसके बाद स्टेला वापस अलास्का पहुंची। वो एबन की कब्र पर गई और उसकी महीनों पुरानी जली हुई लाश को घर ले आई। शिप पर उसने एक जली हुई बॉडी को वैम्पायर ब्लड की मदद से दोबारा जिंदा होते देखा था। उसे उम्मीद थी कि शायद एबन भी वापस आ जाए। उसने अपना हाथ काटा और अपना खून एबन के मुंह में टपकाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने फिर कोशिश की, इस बार और ज्यादा खून दिया, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार खून की कमी से स्टेला वहीं बेहोश हो गई। दर्द और महीनों का दुख सब एक साथ उस पर टूट पड़ा। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली और उसने देखा एबन उसके सामने खड़ा है। स्टेला को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने तुरंत उसे गले लगा लिया, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी आंखें पूरी तरह काली हैं। उसका मुंह खुलता है और अंदर से लंबे नुकीले फंक्स दिखाई देते हैं। एबन वापस तो आ गया था, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहा। इसी एंडिंग के साथ फिल्म यहाँ खत्म होती है। यार, यही बात इस एंडिंग को इतना दर्दनाक बनाती है। पूरी फिल्म में स्टेला नए दोस्त खो देती है। उसने लिलिथ को खत्म किया, एक पूरे वैम्पायर नेटवर्क को हिला दिया, लेकिन आखिर में उसे जो मिला वो एबन नहीं था, जिस इंसान को वापस पाने के लिए वो इतने महीनों से लड़ रही थी। लेकिन अब एबन इंसान नहीं रहा था। डेन इसलिए बच पाया था क्योंकि उसका इन्फेक्शन पूरी तरह नहीं फैला था। उसके अंदर अभी भी इंसानियत बची हुई थी। लेकिन एबन का मामला अलग था। उसने जानबूझकर पूरा वैम्पायर ब्लड अपने शरीर में लिया था। वो पूरी तरह बदल चुका था। फिर लगभग 11 महीने तक जमीन के नीचे पड़ा रहा। जब स्टेला ने उसे अपना खून दिया तो उसके अंदर मौजूद वैम्पायर इन्फेक्शन दोबारा जाग गया, लेकिन उसकी इंसानियत वापस नहीं आई। फिल्म का आखिरी सीन यही इशारा करता है। स्टेला को आखिरकार एबन मिल गया, लेकिन उस रूप में नहीं जिसकी उसे उम्मीद थी। और शायद अब स्टेला भी उसी अंधेरे रास्ते पर चलने वाली थी। यही वजह है कि ये एंडिंग इतनी डार्क लगती है। कहानी एक दुखद चक्र पूरा कर लेती है। शुरुआत में स्टेला एक वैम्पायर की पत्नी थी, फिर वो वैम्पायर हंटर बन गई और अंत में ऐसा लगता है कि अब वो खुद वैम्पायर बनने वाली है। यहीं फिल्म खत्म हो जाती है और कई सवाल पीछे छोड़ जाती है। डेन फिल्म के सबसे दिलचस्प कैरेक्टर्स में से एक था, क्योंकि वो बाकी वैम्पायर्स जैसा नहीं था। उसे खून की प्यास लगती थी, लेकिन उसके अंदर इंसानियत पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। यहीं से एक दिलचस्प थ्योरी शुरू होती है। क्या होगा अगर सभी वैम्पायर शुरुआत में डेन जैसे ही होते हो और जैसे जैसे साल बीतते गए उनकी इंसानियत धीरे धीरे खत्म होती गई? अगर ये थ्योरी सही है तो डेन एक तरह से इंसान और वैम्पायर के बीच की कड़ी था। फिल्म के आखिर में स्टेला एक और बेहद अजीब बात बताती है। कोस्ट गार्ड को शिप पर जो कुछ मिला था उसकी खबर कभी बाहर नहीं आई। पहली नजर में ये बस एक छोटा सा डायलॉग लगता है, लेकिन इसके मायने काफी बड़े हो सकते हैं। सोचिए, एक शिप जिसमें लाशें हैं, वैम्पायर्स के सबूत हैं और एक पूरी खूनी घटना के निशान हैं। ऐसी चीज दुनिया भर की हेडलाइंस बन जानी चाहिए थी, लेकिन फिल्म के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहीं से एक थ्योरी निकलती है। हो सकता है वैम्पायर्स का जाल हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा हो, क्योंकि इतनी बड़ी घटना का पूरी तरह गायब हो जाना सामान्य बात नहीं है। और अब बात करते हैं फिल्म के टाइटल की। ज्यादातर लोग डार्क डेज को सिर्फ वैम्पायर्स और अंधेरे से जोड़ते हैं, लेकिन असली मतलब शायद इससे कहीं ज्यादा गहरा है। एबन की मौत के बाद स्टेला की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी दुनिया से खुशी खत्म हो गई थी। वो जी तो रही थी, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। इस नजरिए से देखें तो डार्क डेज सिर्फ अलास्का के अंधेरे दिनों की बात नहीं करता। ये स्टेला के जीवन के सबसे अंधेरे दौर की भी कहानी है। एक ऐसी औरत की कहानी जो दुख, अकेलेपन और जुनून के अंधेरे में खो चुकी है। और शायद पूरी फ्रेंचाइज का सबसे बड़ा थीम भी यही है, लॉस, सब कुछ खो देने का दर्द। पहली फिल्म में एबन अपना शहर खो देता है, अपने लोगों को खो देता है और आखिर में अपनी जिंदगी भी। दूसरी फिल्म में स्टेला को एक नया परिवार मिलता है, लेकिन एक एक करके वो सभी उससे छिन जाते हैं। यानी दोनों फिल्म्स की कहानी सर्वाइवल की नहीं है, बल्कि उन लोगों की है जो हर लड़ाई जीतने के बाद भी अपनी सबसे कीमती चीजें खो देते हैं। अगर आपको वैम्पायर हॉरर पसंद है और आपने पहली फिल्म देख रखी है तो डार्क डेज उस दुनिया में एक अच्छी वापसी साबित हो सकती है। परफेक्ट नहीं, लेकिन देखने लायक जरूर, खासकर रात के समय जब कमरे की सारी लाइट्स बंद हो और बाहर सिर्फ अंधेरा हो। तो दोस्तों, ये थी 30 डेज ऑफ नाइट, डार्क डेज की पूरी कहानी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। कमेंट्स में बताओ एबन का वो फाइनल शॉट देखकर तुम्हारा रिएक्शन क्या था। मुझे याद है पहली बार देखकर मैं लिटरली कुछ पल के लिए रुक गया था। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन दबाकर कर लो। मिलते हैं अगली कहानी में।